जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू 24 आवर्स डिफेंस। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स का एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से तीसरे प्रैक्टिस सेट का आगाज करेंगे और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम आपके सामने लाकर पेश करेंगे और उसके आंसर्स को जानेंगे। तो चलिए फटाफट हम अपने प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही शानदार लाइनों के साथ, जैसा कि किसी ने क्या खूब कहा है, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। जी हाँ, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। तो इस बार के एसएससी जीडी एग्जाम्स में आप इतिहास लिख करके आइएगा गाइज। जी हाँ, आप इतिहास लिख करके आइएगा और अपने हौसलों को बिल्कुल मजबूत कर लीजिए, क्योंकि इतिहास लिखने वालों को कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। तो चलिए हम फटाफट अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, दूसरा ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, तीसरा ऑप्शन है आइजैक न्यूटन ने, चौथा ऑप्शन है थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? जैसा कि आप सभी एस्पिरेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन नंबर चार। जी हाँ, ऑप्शन नंबर चार आपका सही उत्तर है। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। जी हाँ, थॉमस अल्वा एडिसन। तो थॉमस अल्वा एडिसन पे टिक लगाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन यूएस द्वारा दिए गए वर्ष 2020 के महान प्रवासियों के पुरस्कार के भारतीय विजेताओं में से एक था या थी? तो ऑप्शन नंबर वन है सिद्धार्थ मुखर्जी, ऑप्शन नंबर टू है दीपक चोपड़ा, ऑप्शन नंबर तीन है निक्की हेली, ऑप्शन नंबर चार है गीता गोपीनाथ। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसमें से सही उत्तर है सिद्धार्थ मुखर्जी। जी हाँ, सिद्धार्थ मुखर्जी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस पर टिक करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डूगोंग निम्न में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? जी, डूगोंग निम्न में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन नंबर वन है अंडमान और निकोबार, ऑप्शन नंबर टू है दमन और दीव, ऑप्शन नंबर तीन है लद्दाख, ऑप्शन नंबर चार है पुडुचेरी। तो इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? डूगोंग किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन आपका बिल्कुल सही उत्तर है, अंडमान और निकोबार। जी हाँ, अंडमान और निकोबार आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टेरिडोफाइटा की विशेषता है? ऑप्शन नंबर वन, वे पुष्प या बीज उत्पन्न नहीं करते। ऑप्शन नंबर टू, उनके स्पोरोफाइट्स अशाखीय होते हैं। ऑप्शन नंबर तीन, उनके पास लिग्नन युक्त वास्तविक संवहनी ऊतक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर चार, उनके जीवन चक्रों पर गैमेटोफाइट अवस्था का प्रभुत्व होता है। तो इसमें से सही उत्तर क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी टेरिडोफाइटा की विशेषता है? ऑप्शन नंबर वन, वे पुष्प या बीज उत्पन्न नहीं करते। ऑप्शन नंबर टू, उनके स्पोरोफाइट्स अशाखीय होते हैं। ऑप्शन नंबर तीन, उनके पास लिग्नन युक्त वास्तविक संवहनी ऊतक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर चार, उनके जीवन चक्रों पर गैमेटोफाइट अवस्था का प्रभुत्व होता है। तो इसमें से सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर वन, वे पुष्प या बीज उत्पन्न नहीं करते। जी हाँ, टेरिडोफाइटा पुष्प या बीज नहीं उत्पन्न करते। जी, ऑप्शन नंबर वन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद के सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक की सहमति के लिए उनके सक्षम प्रस्तुत किया जाता है। किनके सक्षम प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन नंबर वन, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर टू प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर तीन मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर चार विधि मंत्री। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? संसद के सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक की सहमति के लिए उनके सक्षम प्रस्तुत किया जाता है। जी, ऑप्शन नंबर वन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर वन, उसने 1494 में राज सिंहासन प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर दो, उसने फरगाना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर तीन, जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर चार, वह पहला मुगल सम्राट था। तो इसमें से सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन। जी हाँ, जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। तो ये कथन गलत है। तो ये आपका तीसरा बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चावल की उपज के लिए की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर वन, उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा। ऑप्शन नंबर टू, मध्यम तापमान और अत्यधिक धूप।
ऑप्शन नंबर 3 उच्च तापमान और हल्की वर्षा। ऑप्शन नंबर 4 मध्यम तापमान और वर्षा। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? चावल की उपज के लिए ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन नंबर 1 भगवान शिव को, ऑप्शन नंबर 2 भगवान कृष्ण को, ऑप्शन नंबर 3 भगवान राम को, ऑप्शन नंबर 4 भगवान गणेश को। इनमें से किन को समर्पित है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 भगवान शिव को। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक कारक इंस्ट्रूमेंट है? इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 दिया है सार्वजनिक ऋण, ऑप्शन नंबर 2 रेपो दर या रेपो रेट, ऑप्शन नंबर 3 सरकारी खर्च, ऑप्शन नंबर 4 कर दर। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक कारक इंस्ट्रूमेंट है? तो रेपो दर, जी हाँ, रेपो दर भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक कारक इंस्ट्रूमेंट है। जी, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर 2020 तक भारत के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देकर सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है 9, ऑप्शन नंबर 2 है 8, ऑप्शन नंबर 3 है 6, ऑप्शन नंबर 4 है 7। अक्टूबर 2020 तक भारत के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देकर सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 8, 8 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक शशि थरूर नहीं हैं? ऑप्शन नंबर 1 एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया 2016, ऑप्शन नंबर 2 द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर 2018, ऑप्शन नंबर 3 द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म 2019, ऑप्शन नंबर 4 मेकिंग इंडिया ऑसम 2015। तो इसमें से किस बुक के ऑथर शशि थरूर नहीं हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 मेकिंग इंडिया ऑसम 2015। तो इस किताब के लेखक शशि थरूर जी नहीं हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर 1 शाहजहां, ऑप्शन नंबर 2 औरंगजेब, ऑप्शन नंबर 3 अकबर, ऑप्शन नंबर 4 बहादुर शाह द्वितीय। तो इनमें से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुलिक पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम बंगाल में। तो इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम बंगाल में। जी हाँ, कुलिक पक्षी अभयारण्य पश्चिम बंगाल में उपस्थित है। जी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2 भारत छोड़ो, ऑप्शन नंबर 3 खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4 सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? निम्नलिखित में से बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 स्वदेशी आंदोलन में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम किस शैली मैकरोनिक लैंग्वेज में लिखा गया था? ऑप्शन नंबर 1 है रेखता, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 है मणि प्रवालम, ऑप्शन नंबर 3 है ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर 4 है मोजा खराफ। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसमें से सही उत्तर है 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम मणि प्रवालम, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनोफिलीज एक है जो मलेरिया के परजीवी के वाहक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 1 घरेलू मक्खी, ऑप्शन नंबर 2 नर मच्छर, ऑप्शन नंबर 3 मादा मच्छर, ऑप्शन नंबर 4 मकड़ी। तो इसमें से सही उत्तर क्या है दोस्तों? एनोफिलीज एक है जो मलेरिया के परजीवी के वाहक के रूप में कार्य करता है। तो इसमें से सही उत्तर क्या है दोस्तों? 3 मादा मच्छर। जी हाँ, मादा मच्छर जो मलेरिया के परजीवी के वाहक के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर 3 पर टिक लगाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी माल का उत्पादन किया जाता है तो उसे निम्नलिखित में किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन 1 औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 खनन उद्योग, ऑप्शन नंबर 4 सेवा क्षेत्र।
जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी माल का उत्पादन किया जाता है तो इसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसको कृषि क्षेत्र, जी हाँ, इसको कृषि क्षेत्र की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा विज्ञान है? पेलियो पेलियोबॉटनी, ऑप्शन नंबर 2 एनाटॉमी, ऑप्शन नंबर 3 साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4 पेलिनोलॉजी। तो इसमें से सही उत्तर क्या है दोस्तों? एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 एनाटॉमी। एनाटॉमी एनाटॉमी में शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार के पास होता है? किसके पास होता है? ऑप्शन नंबर 1 विधि मंत्री, ऑप्शन नंबर 2 संसद, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर है, संसद के पास होता है। जी हाँ, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है। जी, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हॉकी खिलाड़ी नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 दीपिका ठाकुर, ऑप्शन नंबर 2 अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर 3 मनु भाकर, ऑप्शन नंबर 4 आकाशदीप सिंह। तो इसमें से कौन हॉकी खिलाड़ी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 मनु भाकर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 मनु भाकर एक हॉकी खिलाड़ी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। ये सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, सारे के सारे पिछले प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे। तो इन सबको आप बहुत अच्छी तरह याद कर लीजिए और आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, उसको मिस करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, क्योंकि 10 तारीख से आपका एग्जाम है। आप इन तमाम के तमाम प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। जय हिंद, जय भारत।